हेलो स्टूडेंट्स। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आप लोग लगे हुए हैं। सो वेलकम टू समर आईएएस। तो आज का जो अपना सेशन है इसमें हम लोग 4 अगस्त 2023 के जो करंट अफेयर्स हैं इसमें से यूपीएससी 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये सारा सेशन 4 अगस्त का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उससे मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। पूरा पेपर मैंने पढ़ा, उसमें से फिर सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उसमें से मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं एंड वही नोट्स एज इट इज मैंने आप लोगों के सामने शेयर किए हैं। इसी में से मैं आपको पढ़ाऊंगा एंड फिर किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो वो आप कैसे पूछ सकते हैं उस बारे में भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो काफी कुछ है जानने के लिए एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज है वो ये है कि डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, यानी कि लोकसभा में डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 को इंट्रोड्यूस किया गया। एक बार फिर से नाम देखिए, डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल, यानी कि ऑनलाइन जो डाटा वगैरह है उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये बिल लोकसभा में लाया गया। Previously, three different versions have been floated, with latest being withdrawn by government an year ago. इसके पहले इस बिल को लाने की 3 कोशिशें और हो चुकी हैं। इसके 3 वर्जन्स जो हैं इसके पहले पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करवाए जा चुके थे और जो सबसे लास्ट वाला था इस बिल के पहले उसको सरकार ने या गवर्नमेंट ने लगभग 1 साल पहले खुद विड्रॉ कर लिया था। कुछ टेक्निकलिटीज वगैरह थी, कुछ इश्यूज वगैरह थे, उसके चलते उस बिल को सरकार ने खुद विड्रॉ कर लिया था। अब 1 साल के बाद पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास में इस बिल को पहले तो भेजा गया था, वहां पे उनको बोला गया था कि आप इस बिल को पूरा स्टडी करें और एक आपका ड्राफ्ट वगैरह हमको बनाकर दें। फाइनली जब कमेटी ने एक ड्राफ्ट वगैरह इनको बनाकर दे दिया, उसको स्टडी करने के बाद गवर्नमेंट ने अब ये डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। तो इस बिल के क्या क्या फीचर्स हैं पहले वो देखते हैं, उसके बाद में ये देखेंगे कि किस तरीके के सवाल यहाँ से सिविल सर्विसेज में यूपीएससी पूछ सकती है। पहला फीचर जो है इस बिल का वो ये है कि इट रिक्वायर्स कंपनीज टू clearly mention users what data is being collected and what it is being used for। मतलब ये कि ऑनलाइन जो भी कंपनीज वगैरह इस तरीके के काम में लगी हुई हैं जिसमें उनको अपने यूजर्स वगैरह से उनका पर्सनल डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, तो उन सारी कंपनीज को अपने यूजर्स को बताना पड़ेगा कि भाई ये जो डाटा आपका कलेक्ट किया जा रहा है वो क्या है और किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेट से कोई सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि आप उसके ऊपर अपना एक अकाउंट बनाएं, तो सबसे पहले तो आपको उसमें अपना नाम जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना पड़ेगी, अपना ईमेल आईडी देना पड़ेगा, अपना फोन नंबर मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर उस पर कुछ कोड वगैरह आएंगे, उसकी मदद से फिर आप उस पर जो है अपना अकाउंट वगैरह बना पाओगे। इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। अब आपने जो अपना ये नाम, अपना नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी ईमेल आईडी, उस डाटा, ये जो सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट पे, उस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाने के लिए जो दी है, ये सारा का सारा आपका पर्सनल डाटा है और ये सारा का सारा डाटा उस कंपनी के पास में कलेक्टेड है। तो अब से ये होगा कि इस तरीके से जो भी आपकी कंपनीज डाटा कलेक्शन वगैरह करेंगी उनको क्लियर कट ये बताना पड़ेगा कि भाई ये जो डाटा है कौन कौन सा डाटा आपका कलेक्ट किया जा रहा है और इस पर्टिकुलर डाटा का फिर क्या इस्तेमाल जो है वो आगे करने वाले हैं। इसी के साथ साथ दूसरा जो इसका फीचर है, यूजर्स विल गेट द राइट टू डिलीट और मॉडिफाई देयर पर्सनल डाटा। तो अब अगर कोई यूजर है उसने अपना डाटा इस तरीके की कोई कंपनी वगैरह है जो ऑनलाइन डाटा कलेक्शन के काम में लगी हुई है या फिर ऐसे काम करती है जिसमें ऑनलाइन डाटा कलेक्शन करना पड़ता है और उसमें कोई यूजर ने अपना कुछ डाटा वगैरह कभी फीड किया था, तो अब से यूजर्स के पास में ये बिल पास होने के बाद में ये राइट होगा, ये अधिकार होगा कि अगर वो चाहें तो अपना वो जो डाटा उन्होंने उस कंपनी के सर्वर में डाला था उसको डिलीट कर सकते हैं या फिर अगर वो चाहें तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर इनफैक्ट जो आपकी कंपनीज हैं जो ये सारा डाटा कलेक्शन का काम करेंगी उनके लिए एक टेक्निकल टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। अब से इनको डाटा फिड्यूशरीज बुलाया जाएगा या फिर अब से जो कंपनीज हैं जो डाटा कलेक्शन के काम में लगी हैं उनको डाटा फिड्यूशरीज के नाम से जाना जाएगा। साथ ही साथ वो जो इंडिविजुअल्स हैं जो अपना डाटा इसमें फीड करते हैं, अपना जो डाटा है इनमें सबमिट करते हैं, इन इंडिविजुअल्स को बोला जाएगा डाटा प्रिंसिपल्स। नाम या जो टर्म्स हैं बड़ा ध्यान से सुन लीजिए, इस पे सवाल बन सकता है। डाटा फिड्यूशरीज कौन कहलाएंगे? वो कंपनीज जो ऑनलाइन डाटा कलेक्शन के काम में लगे हुए हैं। और डाटा प्रिंसिपल्स कौन कहलाएंगे? वो इंडिविजुअल्स जो अपना डाटा इन कंपनीज वगैरह में किसी भी वजह से फीड करते हैं। इसके बाद में कंपनीज आल्सो हैव टू अपॉइंट अ डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड गिव हिज कॉन्टैक्ट इन्फो। तो कंपनी जो है उनको अपनी वेबसाइट वगैरह पे एक डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है तो उसको अपॉइंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई हमने जो है एक डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है अपॉइंट किया है जिसकी जिम्मेदारी यह है कि वो इंश्योर करे कि हमारी यूजर्स का डाटा किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज ना हो पाए, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहे। प्लस अगर किसी यूजर को किसी तरीके की कोई शंका है, कोई भ्रांति है, तो फिर उसको उसके पास उसका जो आपका जो डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसका कॉन्टैक्ट इन्फो भी आप
आपको शेयर करना पड़ेगा पब्लिकली अपनी वेबसाइट पे, ताकि उसके साथ में फिर कांटेक्ट किया जा सके और वो जो भी ग्रीवियंसेस वगैरह हैं आपके यूजर्स वगैरह के, उनको डील कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसी बात पॉइंट को लेकर या इसी तरीके के टर्म को लेकर पिछली बार सरकार ने जो है बिल को विड्रॉ किया था। तो कंपनीज जो है अब से एक डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करेंगी और साथ ही साथ उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह भी आपको बताया जाएगा, ताकि अगर किसी भी यूजर को किसी तरीके की कोई शंका है, कोई भ्रांति है, तो वो कांटेक्ट कर कर अपना क्लैरिफिकेशन वगैरह ले सके। इसके अलावा एंटिटीज फेलिंग टू प्रोटेक्ट यूजर डाटा में फेस पेनल्टीज स्लैश फाइन्स रेंजिंग फ्रॉम 50 करोड़ टू 250 करोड़। यानी कि वो कंपनीज वगैरह जो अगर अपने यूजर्स का डाटा प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, किसी वजह से अगर उनका डाटा कॉम्प्रोमाइज होता है, किसी वजह से अगर वो कंप्लाइंस वगैरह नहीं कर पाती हैं बिल के सारे प्रोविजंस का, तो उनके ऊपर फिर फाइन लगेगा। और ये फाइन की जो रेंज है वो 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में रखी गई है। बीच बीच में आप लोगों ने न्यूज सुनी होंगी कि कई सारी आपकी कंपनीज हैं, उनके जो यूजर्स हैं उनका डाटा वगैरह लीक हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, डार्क नेट पे बिक रहा है, या फिर हैक कर लिया किसी ने और उसको जो है पब्लिक कर दिया। तो इस तरीके की चीजें अगर होती हैं, किसी भी वजह से किसी कंपनी ने अगर अपने यूजर्स से अगर डाटा वगैरह ले रखा है और उसको नहीं प्रोटेक्ट कर पाते, अगर वो डाटा जो है किसी भी वजह से अगर प्रोटेक्ट नहीं होता, अगर वो पब्लिक हो जाता है यूजर्स के कंसेंट के बिना, या फिर अगर इलीगली अगर वो जो है किसी के हाथ में अगर उसका एक्सेस आता है, तो ये माना जाएगा कि आपकी जो कंपनीज है वो डाटा प्रोटेक्शन करने में अपने कंज्यूमर्स, अपने कस्टमर्स का या अपने यूजर्स का सफल नहीं रही, और ऐसी कंडीशन में फिर इनके ऊपर लगेगा फाइन। अब कितना फाइन लगेगा वो डिपेंड करता है कि कितना सीवियर आपका जो है ब्रीच है, मगर 50 से लेकर 250 करोड़ के बीच में पेनल्टी आपकी बनेगी। साथ ही साथ ये बिल जो है इसने प्रपोज किया है कि भाई हम लोग एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनाएंगे। अब ये जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनेगा, इसकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि किस तरीके से डाटा प्रोटेक्शन की फील्ड में और फर्दर आपको काम करना है, वो या फिर किस तरीके की पॉलिसीज बनानी है, क्या एक्शंस लेने हैं, कैसे आपको पूरा गवर्नेंस करना है, वो सारी चीजें ये लोग देखेंगे। जैसे आज की तारीख में हिंदुस्तान में आपका बैंकिंग सेक्टर है, उसको पूरा देखने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है टाइम टू टाइम सर्विलेंस करता रहता है बैंक्स में, वक्त वक्त पर पॉलिसीज वगैरह जो है उनमें जो भी चेंजेस वगैरह करने हैं वो करता रहता है। टाइम टू टाइम अगर देखता रहता है कि कहीं पे कोई कंप्लायंस वगैरह नहीं हो रहा है, तो फिर वो बैंक्स वगैरह पे आप पे जो है आपका पेनल्टीज भी लगाता है, उनको पनिश भी करता है। तो उसी तरीके से ये जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनाकर तैयार किया जाएगा, ये डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड यही सारा काम जो आरबीआई बैंकिंग सेक्टर के लिए करता है, ये आपके डाटा कलेक्शन के रिस्पेक्ट में करेगा कि टाइम टू टाइम डाटा कलेक्शन को लेकर जो भी आपका टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं उसके अनुसार हमको जो भी अपग्रेडेशन या मॉडिफिकेशन करना है वो चीज हो गई। इसके बाद में आपका अगर आप किसी तरीके की कोई पॉलिसी में चेंज करना चाहते हैं वो हो गया, और कोई कंपनी अगर आपका कंप्लायंस ठीक तरह से नहीं कर रही है तो फिर क्या सजा देनी है, क्या कितना उसके ऊपर जुर्माना लगाना है, क्या पेनल्टीज लगानी है, वो सारी चीजें हो गई। और ये इंश्योर कराना कि जितने भी लॉज वगैरह हैं डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड, उनका जो है सही तरीके से कंप्लायंस वगैरह किया जा रहा है, ये सारा का सारा काम करने की जिम्मेदारी डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के हाथ में आएगी। बिल ने बाकायदा इसका प्रपोजल डाला है कि आपको ये डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनाना चाहिए या फिर ये बनाना होगा। अगर ये बिल पास होता है तो फिर ये बॉडी बनेगी। अब इसमें अपॉइंटमेंट कैसे होगा, किसको अपॉइंट किया जाएगा, कितने लोग अपॉइंट होंगे, उनकी क्या पावर्स होंगी, कहां से आप उनको सिलेक्ट करोगे, कैसे सिलेक्ट करोगे, किस पैरामीटर के बेसिस पे सिलेक्ट करोगे, ये सारी बातें अभी क्लियर नहीं है। ये बाद में जब ये बोर्ड का निर्माण हो जाएगा उसके बाद में फिर गवर्नमेंट जो है एक नोटिफिकेशन वगैरह लाकर इन सारी बातों को क्लैरिफाई करेगी। ये सब कुछ बिल में अभी मेंशन नहीं है। इसके बाद में द बिल स्ट्राइक्स ऑफ सेक्शन 43A ऑफ आईटी एक्ट 2000 दैट रिक्वायर्स कंपनीज दैट मैन हैंडल्स डाटा टू कंपनसेट यूजर्स। तो यहां पर एक आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 43 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कंपनी है उसके यूजर्स ने उसको अपना कुछ डाटा सबमिट किया, अब अगर वो उस डाटा को ढंग से हैंडल नहीं कर पाई या मैन हैंडल किया या फिर अपने यूजर्स की इच्छा के विरुद्ध उनकी कंसेंट के बिना अगर उस डाटा को किसी और को दे दिया कुछ और उसके साथ में कुछ गड़बड़ वगैरह करी, तो ऐसी कंडीशन में इन कंपनीज के लिए एक प्रोविजन था कि भाई आपको अपने यूजर्स को कंपनसेट करना पड़ेगा, आपको अगर जो भी नुकसान वगैरह किया उसकी आपको क्षतिपूर्ति करना पड़ेगी, भरपाई करना पड़ेगी, उनको पैसा पे करना पड़ेगा। अब ये जो बिल है उसने ये सेक्शन 43A जो है आईटी एक्ट 2000 का इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया। इसके पीछे का लॉजिक ये दिया गया है कि ये जो आपका पेनल्टी वगैरह लगाने का जो काम होता है ये सरकार का नहीं होता है। पेनल्टी वगैरह लगाने का जो या फिर जो सजा वगैरह देने का, जो दंड देने का जो आपका प्रावधान होता है वो कोर्ट, ये जो पावर होता है वो कोर्ट का होता है।
हम ये चीज नहीं कर सकते, इसके लिए ये जो पावर है वो कोर्ट के पास में रहेगी। तो अब से जो है सेक्शन 43A जो आईटी एक्ट का है वो लागू नहीं होगा इन कंपनीज वगैरह के ऊपर जो ऑनलाइन डाटा कलेक्शन करती हैं। ये जो पोर्शन है बिल का, इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया। साथ ही साथ सरकार और सरकार से रिलेटेड जो वेरियस आपके आपके जो सरकार के जो भी वेरियस आपके डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, सरकार के जो भी आपके वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको काफी ज्यादा जो है एक्सेप्शंस वगैरह प्रोवाइड किए गए। जैसे कि अगर किसी का पर्सनल डाटा है, ऐसे तो आपके ऊपर लॉ बना हुआ है कि भाई उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, कंपनी जो उसको किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकती, सारी चीजें हैं। मगर यहाँ पर सरकार ने अपने लिए एक एक्सेप्शन रखा है कि अगर देश की सोवर्जिनिटी की बात आती है, इंटीग्रिटी की बात आती है, इंडिया की सिक्योरिटी की बात आती है, या फिर किसी तरीके का कोई ऑब्लिगेशन हमको किसी कानून के तहत में पूरा करना है, तो ऐसी कंडीशन में फिर गवर्नमेंट जो है या फिर गवर्नमेंट की कोई अगर एजेंसी है, कोई इंस्टीट्यूशन है सरकार के अंडर काम करने वाला, तो फिर वो जो है ये डाटा वगैरह प्रोसेस कर सकते हैं, वो ये डाटा इन कंपनी से मांग सकते हैं, इनसे उसका एक्सेस ले सकते हैं और ये मना नहीं कर पाएंगी। तो ये जो है आपके 6-8 पॉइंट है डाटा प्रोटेक्शन बिल के, जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्दर इस बिल के रिस्पेक्ट में अगर और कोई न्यूज वगैरह आती है और कवरेज वगैरह होता है तो फिर मैं उसके ऊपर भी आपको इन्फॉर्म करूंगा। मगर अभी की तारीख में अभी तक जो है इसके बारे में इतनी बातें जो है पब्लिक डोमेन में आई हैं। अब तो ये तो हमने बात कर ली बिल के प्रोविजंस के बारे में। अब यहाँ से यूपीएससी इसमें सवाल कैसे कैसे पूछ सकती है, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि भाई डाटा प्रोटेक्शन बिल 2023 के रिस्पेक्ट में इन सारे स्टेटमेंट्स पे विचार करिए, इन सारे स्टेटमेंट्स को कंसिडर करिए। उसके बाद इनमें से कुछ स्टेटमेंट या तो एज इट इज डाले जा सकते हैं और आपको फिर बताना होगा कि कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से गलत है, या इनमें कुछ ट्विस्ट वगैरह किया जा सकता है। जैसे पहला प्रोविजन ये डाला जा सकता है कि भाई आपका जो लिखा हुआ है कि कंपनी जो है उसको क्लियरली मेंशन करना होगा कि कौन सा डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो और किस पर्पस के लिए कर रहे हो। या तो ये स्टेटमेंट एज इट इज आ जाएगा, या फिर इसको ट्विस्ट करके डाल देंगे कि कंपनी जो है उसको डाटा किस लिए कलेक्ट किया जा रहा है ये तो बताना है, मगर किस पर्पस के लिए कलेक्ट किया जा रहा है क्या डाटा कलेक्ट किया जा रहा है ये तो बताना है, मगर किस पर्पस के लिए कलेक्ट किया जा रहा है ये बताना जरूरी नहीं है। अब अपने से ये पूछ लिया जाएगा कि स्टेटमेंट सही है गलत है, तो आधा स्टेटमेंट सही है आधा स्टेटमेंट गलत है, तो ओवरऑल पूरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने कोई प्रोविजंस वगैरह जो है सवाल वगैरह में पूछे जा सकते हैं, और ट्विस्ट वगैरह कर इनमें से इनको जो है थोड़ा बहुत सही थोड़ा बहुत गलत कर एक अच्छा क्वेश्चन बनाकर तैयार हो सकता है। दूसरा ये बनाया जा सकता है कि भाई डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो यूजर्स को अगर एक बार आपने अपना डाटा सबमिट कर दिया तो उसको डिलीट या मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं देता। अब अपने को ये बताना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट सही है गलत है, तो ऑब्वियस ही बात है ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे आपको ये राइट मिला हुआ है कि मॉडिफाई कर सकते हैं और चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है कि डाटा फिड्यूशरी और डाटा प्रिंसिपल करके दो शब्द जो हैं हाल फिलहाल न्यूज में काफी ज्यादा बने हुए हैं। अब आपने ये बताना है कि भाई ये किस फील्ड से रिलेटेड है या किस चीज से रिलेटेड है। तो डाटा फिड्यूशरी एंड डाटा प्रिंसिपल्स किस चीज से रिलेटेड है ये पूछा जा सकता है और आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। थोड़ा सा और इसको मुश्किल बनाने के लिए अगर यूपीएससी चाहे तो डाटा शब्द जो है उसको उड़ा सकती है, सिर्फ ये पूछ लेगी कि दो शब्द जो हैं आजकल फिड्यूशरीज और प्रिंसिपल्स ये बहुत ज्यादा न्यूज में बने हुए हैं, क्यों न्यूज में बने हुए हैं आप ये बता दीजिए। तो फिर और उसके या तो ये पूछ लिया जाएगा कि क्यों न्यूज में है आप ये बताइए, या फिर ये पूछा जा सकता है कि फिड्यूशरी और प्रिंसिपल जो शब्द हैं काफी वक्त से न्यूज में रिसेंटली बने हुए हैं तो ये किस चीज से रिलेटेड है, डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड है या फिर आपका नार्को टेररिज्म से रिलेटेड है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, या फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। इस तरीके के आपको ऑप्शन दिए जाएंगे तो फिर अपने को बताना पड़ेगा डाटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड। इसी तरीके के दूसरे क्वेश्चंस भी यहां से बनाए जा सकते हैं कि भाई डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसको बनाने का प्रोविजन अभी उठा हुआ है, ये कौन से बिल के तहत में इस चीज को प्रपोज किया गया। या फिर ये पूछा जा सकता है डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है इनमें से कौन सी बॉडी बना रहा है, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया या फिर डाटा सेफ्टी बोर्ड ऑफ इंडिया। इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन वगैरह यहां से बना के पूछा जा सकता है। इसके बाद यहां से ये जो आपका सेक्शन 43A ऑफ आईटी एक्ट 2000 है, क्योंकि इस बिल ने इसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया है तो प्रीलिम्स में तो खैर क्वेश्चन नहीं बनेगा मगर मेंस में पूछा जा सकता है कि भाई सेक्शन 43A ऑफ आईटी एक्ट जो है उसको हटाने का जो लॉजिक है वो कितना सही है कितना गलत है। क्या ये नहीं होना चाहिए कि कोई कंपनी अगर इस तरीके से अपने यूजर के डाटा वगैरह को मैन हैंडल करती है तो उसके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए, या फिर उसको जो है अपने जो यूजर है जिसका डाटा कॉम्प्रोमाइज हो गया उसको पैसे वगैरह देके कंपनसेट करना चाहिए। प्रोविजन हटाना कितना सही है कितना गलत है, इस तरीके से क्वेश्चन एथिक्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से
यहाँ से बना के पूछा जा सकता है। और एक ये क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि अगर सरकार जो है अगर सबके लिए डाटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आ रही है तो फिर अपने आप को इतने सारे एक्सेप्शन देने का क्या मतलब है। चलो आपने बोल दिया कि सोवर्जिनिटी, इंटीग्रिटी और ये सारी चीजों के चलते हम जो है भाई एक्सेस कर सकते हैं, मगर कल को अगर कोई एजेंसी वगैरह चाहे इस डाटा को एक्सेस कर कर किसी यूजर को हरास भी तो कर सकती है, किसी को ब्लैकमेल भी किया जा सकता है, परेशान भी किया जा सकता है। तो इसको रोकने के लिए फिर सरकार ने क्या कदम उठाएगी, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये जो कुछ आपके पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से बनकर तैयार होते हैं और इसमें से ये सवाल वगैरह यहाँ से बनकर आ सकते हैं। चलें अगला न्यूज देखते हैं। सेकंड न्यूज जो है वो ये है कि रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने पहली बार हिमालयन वल्चर्स की कैप्टिव ब्रीडिंग करी है। असम का जो स्टेट जू है गुवाहाटी में, वहां पर कैप्टिव ब्रीडिंग क्या चीज होती है। अगर किसी पर्टिकुलर जानवर को आप एक जगह पे कन्फाइन कर कर रखते हो और वहां पर फिर उसकी ब्रीडिंग वगैरह करवाते हो, वहां पर उसका रिप्रोडक्शन करवाते हो, उसके बच्चे वगैरह अगर आप उनके बच्चों का जन्म करवाते हो तो ये चीज कहलाती है कैप्टिव ब्रीडिंग। एक तो यह है कि ये जो आपका जानवर है वो नेचुरली जहां पर रहता है वहां पर रहे और जब भी उसका रिप्रोडक्शन का टाइम आता है वो रिप्रोड्यूस करे और अपने ऑफस्प्रिंग्स वगैरह को जनरेट करे। एक यह है कि आपने उसको एक सर्टेन इलाके में महदूद करके रखा हुआ है, एक सर्टेन इलाके में आपने उसको कन्फाइन करके रखा हुआ है और उसी में फिर जो है आपने ऐसी कंडीशंस बनाई है कि वो अपना रिप्रोडक्शन वगैरह कर रहा है। तो ये चीज कहलाती है कैप्टिव ब्रीडिंग। हिमालयन वल्चर्स जो है उसकी पहली बार हिंदुस्तान में कैप्टिव ब्रीडिंग की गई है और ये करने में कहां पे सफलता हासिल हुई है, असम में। अब थोड़ा सा बात करते हैं हिमालयन वल्चर्स के बारे में। हिमालयन वल्चर्स जो है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट है उसके अनुसार नियरली थ्रेटेंड है। आज की तारीख में ये काफी ज्यादा थ्रेटेंड है। नियर थ्रेटेंड का मतलब ये होता है कि इनके लुप्त होने की अच्छी खासी संभावना है, ठीक ठाक मात्रा में ये चांसेस हैं कि ये आने वाले निकट भविष्य में, फ्यूचर में ये लुप्त हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा ये कि ये जो ये जो हिमालयन वल्चर्स हैं ये हाई हिमालय के रेसिडेंट्स हैं, जो आपका ग्रेटर हिमालयाज वगैरह हैं या फिर हिमालय की जो ऊंची आपकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहां पर इनका नेचुरली बसेरा होता है। जब सर्दी पड़ती है तब इंडिया के जो प्लेन्स के इलाके हैं, हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में ये जनरली सर्दी वगैरह बिताने के लिए आ जाते हैं। जैसे सर्दी खत्म होती है फिर से अपना जो ग्रेटर हिमालयाज या फिर हाई हिमालयंस की जो हिमालयाज की जो आपकी जो ऊंची पीक्स वगैरह हैं वहां पर फिर ये अपना वापस लौट जाते हैं और फिर से अपना रेस्ट ऑफ द ईयर जो है फिर ये वहीं पर अपना बिताते हैं। तो ये जो है कुछ इनके बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपने को याद रखनी है। यहां से सवाल यूपीएससी ये पूछ सकती है कि हिमालयन वल्चर जो है इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप कंसिडर करिए। तो एक तो ये बोला जा सकता है कि भाई ये लीस्ट थ्रेटेंड है या फिर मोस्ट थ्रेटेंड है या फिर वल्नरेबल है क्या नहीं है आईयूसीएन की लिस्ट में। तो अपने को याद रखना पड़ेगा कि नियर थ्रेटेंड है। दूसरा ये कि ये आपका इंडिया में जो है आपका विंटर के वक्त में इंडियन प्लेन्स वगैरह में कॉमन माइग्रेंट हो जाता है। अब हो सकता है इंडियन प्लेन्स की जगह इसको उठा के वो कोई और नाम लिख दें कि चाइना चला जाता है या इधर चला जाता है, वो वहां चला जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और तीसरा ये कि तीसरा क्वेश्चन ये कि हिमालयन वल्चर जो है आपको जनरली कहां देखने के लिए मिलता है। लोअर हिमालयाज में देखने के लिए मिलता है, सेंट्रल हिमालयाज में देखने के लिए मिलता है या फिर हायर हिमालयाज में देखने के लिए मिलता है या ग्रेटर हिमालयाज में देखने के लिए मिलता है। इस तरीके से आपको ऑप्शंस वगैरह दिए जा सकते हैं। आगे इसमें ये बताया गया है कि क्योंकि ये आपका जो वल्चर है ये वल्चर हो गया आपका ये जो हिमालयन वल्चर हो गया, इसके अलावा और भी काफी सारे वल्चर्स वगैरह जो हैं वो अभी उनके ऊपर जो है कि खतरा मंडरा रहा है कि भाई उनकी जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो सकती हैं। तो ऐसा ना हो इसको रोकने के लिए वल्चर कंजर्वेशन वगैरह करवाने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने वल्चर्स वगैरह के कंजर्वेशन के लिए, इनकी प्रजातियां विलुप्त ना हो जाए इस बात को ध्यान में रखते हुए 4 वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स जो है उनकी स्थापना करी है। 4 जगहों पर इनको बनाया गया है, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, असम में और पश्चिम बंगाल में। हरियाणा में पिंजौर नाम की एक जगह है, वहां पर इसको स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में भोपाल में किया गया है। असम में रानी नाम की एक जगह पड़ती है, वहां पर इनको किया गया। और पश्चिम बंगाल में राजाभाट खावा नाम की जगह पड़ती है, वहां पर जो है ये आपका वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर जो है उसकी स्थापना की गई है। अब यहाँ पर 3 तरीके के जो है वल्चर्स को अभी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। पहला तो आपका जो इंडियन वल्चर है जो जनरली हमको देखने के लिए मिलता है, गिद्ध, वो हो गया। इसके अलावा स्लेंडर बिल्ड वल्चर जो है वो उनके प्रोटेक्शन वगैरह, उनके कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे काम किए जा रहे हैं। तीसरा आपका जो व्हाइट रम्ड वल्चर होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पर काफी ज्यादा काम वगैरह किया जा रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि आपकी बॉम्बे हिस्ट्री नेचुरल, या फिर ये बन सकता है कि वल्चर कंजर्वेशन के लिए जो ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ पर स्थापित किए गए हैं और किसने स्थापित किए हैं। तो याद रखना पड़ेंगे, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने वल्चर कंजर्वेशन के लिए ब्रीडिंग सेंटर्स की स्थापना करी है और 4 जगहों पे, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल में ये वल्चर सेंटर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं।
दूसरा ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वल्चर्स का कंजर्वेशन यहाँ पर हो रहा है, तो व्हाइट रम्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर, द इंडियन वल्चर। एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ से कि वल्चर्स की इनमें से कितनी प्रजातियां हिंदुस्तान में मिलती हैं। ये जो तीनों प्रजातियां जिनके कंजर्वेशन की यहाँ पे बात हो रही है, तीनों इंडिया में पाई जाती हैं, तो इनका भी अपने को नाम ध्यान में रखना है। अगर बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनाने के मूड में यूपीएससी आ गई तो पूछ सकती है कि वल्चर की कितनी वैरायटीज इंडिया में मिलती हैं, इन सर्टेन वैरायटीज में आपको बताना है। तो उसमें से फिर अगर ये 3 नाम अपने को पता है तो हम एलिमिनेशन वगैरह बाकी लगा लेंगे, या फिर इन 3 नामों का अपने को पता होना जरूरी है अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनकर अपने तैयार होते हैं। पहला तो ये कि कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होती है, शायद ही पूछा जाए, मुश्किल है, मगर फिर भी कि अगर किसी पर्टिकुलर जंतु या किसी प्राणी को एक सर्टेन एरिया में कन्फाइन रखकर अगर आप उससे जो है ब्रीडिंग वगैरह करवाते हैं तो ये कैप्टिव ब्रीडिंग कहलाती है। दूसरा, हिमालयन वल्चर के बारे में पूछा जा सकता है कि भाई अभी जो कौन सा वल्चर जो है उसकी पहली बार कैप्टिव ब्रीडिंग जो है करवाई गई है, या फिर तो उसके लिए अपने को याद रखना पड़ेगा हिमालयन वल्चर इज द राइट आंसर। एंड तीसरा, हिमालयन वल्चर के बारे में क्वेश्चन की आईयूसीएन के अनुसार हिमालयन वल्चर जो है वो अभी किस लिस्ट में रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में रखा गया है, तो उसका जवाब हो गया नियर थ्रेटेंड की कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा ये कि ये नेचुरली कहां पर पाया जाता है और विंटर के वक्त में ये किन इलाकों में आता है, तो कहां पे पाया जाता है, हाई हिमालयाज में, और विंटर के वक्त में कहां पे लौट कर आता है, प्लेन्स के मैदान, इंडियन प्लेन्स के इंडियन मैदानी इलाकों में आता है, सर्दियां यहाँ बिताता है और उसके बाद में वापस लौट जाता है। तो 4 तारीख को यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही 2 इंपॉर्टेंट न्यूज लगी मुझे। इसके अलावा एक न्यूज जिसके ऊपर काफी ज्यादा होहल्ला मच रहा है वो यह है कि सरकार ने आपके लैपटॉप्स वगैरह के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है, बट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन वहां से बनकर अभी तैयार होता नहीं है, और न्यूज़पेपर में जितना कवरेज इसको दिया गया था उसके बेसिस पे मेंस के लिए भी कोई मसाला वगैरह यहाँ से नहीं बनता। तो फर्दर ये न्यूज जैसे जैसे डेवलप होती है उसके बाद इसमें अगर कुछ अगर अच्छी चीजें निकल कर आती हैं प्रीलिम्स या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो आपसे मैं शेयर करूंगा, बट अभी ये छोटी सी न्यूज बता कर देना कि सरकार ने जो है इनके आपके मोबाइल और इस तरीके आपके लैपटॉप्स वगैरह के इंपोर्ट पे बैन लगा दिया, इसका कोई सेंस नहीं बनता। प्रीलिम्स के या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ये आपका जो है किसी तरीके से हमारी कोई पर्पस वगैरह को सर्व नहीं करता। तो आज के लिए जो है इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह सिर्फ इतनी ही थी, इससे ज्यादा 4 अगस्त 2023 का जो न्यूज़पेपर है द हिंदू, उसमें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंफॉर्मेशन वगैरह थी नहीं। तो सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट वगैरह है तो आप अपना क्वेश्चन जो है कमेंट में लिख सकते हैं, प्लस मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी डाल रखा है तो आप उस पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा एक चीज और की जो आपके द हिंदू में एडिटोरियल्स वगैरह आते हैं, तो एडिटोरियल्स वगैरह को लेकर मैं एक अलग से सीरीज अपनी शुरू कर रहा हूँ। उसमें मैं हर एक दिन जो आपके एडिटोरियल्स वगैरह आते हैं या फिर 2-3 दिन 4 दिन के जो आपके एडिटोरियल्स वगैरह होंगे वो कंबाइंड तौर पे मैं आपको बताऊंगा। उसमें से प्रीलिम्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, प्लस एनालिसिस वगैरह जो रहेगा उन एडिटोरियल्स वगैरह का वो सारा हम लोग किया करेंगे। तो वो सारी चीजें अलग से होंगी। ये जो अपने सेशंस चलेंगे करंट अफेयर्स के, इसमें सिर्फ हम लोग जो रेलेवेंट न्यूज है जो न्यूज़पेपर में कवर हो रही है उन्हीं को हम लोग देखेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जब हम लोग इसके बाद जो आपका अगला दिन आएगा उसके करंट अफेयर्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें एंड मेहनत करते रहें। एंड याद रखें, होप बिल्कुल नहीं छोड़नी है, बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, क्योंकि द वॉर इज येट नॉट ओवर, समर शेष है।